हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल मिथुन क्लासेस में। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास टेंथ के ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव। क्लास टेंथ के ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुनः पूर्ति योग संसाधन है। पुनः पूर्ति योग संसाधन है। सौर ऊर्जा को नवीकरणीय संसाधन भी कहा गया है। सौर ऊर्जा को नवीकरणीय संसाधन भी कहा गया है। नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत पवन ऊर्जा भी आता है, सौर ऊर्जा आ गया, जल विद्युत ऊर्जा आ गया, इत्यादि जो होता है उसको हम लोग नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत कह सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आ जाए अनवीकरणीय संसाधन कौन है, अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, तो अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत कह सकते हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। किसे? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को हम लोग कह सकते हैं अनवीकरणीय संसाधन, जिसे एक बार बनाने के बाद बनाने में काफ़ी करोड़ों वर्ष लग जाता है, तो इस प्रकार के संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कह सकते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। अगला क्वेश्चन में कहा गया कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसाधनों के अनियोजित दोहन से। संसाधनों के अनियोजित दोहन से डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। क्वेश्चन नंबर कहता है 3 में कि बताइए कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो अभी हमने कहा कोयला जो होता है बनाने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है, करोड़ों वर्ष लग जाता है, उसे हम पुनः फिर से प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो जिस प्रकार के संसाधन को फिर से पुनः प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उस प्रकार के संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, प्राकृतिक गैस हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि समुद्री क्षेत्र के राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित होता है। तो अगर जैसे मान लिया जाए कि ये भारत है, और ये जैसे मान लिया जाए कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा अगर मान लिया जाए कि ये वाला हिस्सा हमने भारत बना दिया, तो भारत जैसे है, तो भारत का देखिएगा ये समुद्र तट है, समुद्र तट से लगभग 200 किलोमीटर का ये वाला जो क्षेत्र होता है, 200 किलोमीटर का ये वाला क्षेत्र, इस वाले क्षेत्र को कहा जाता है राजनीतिक सीमा के अंतर्गत। लेकिन अगर इसको बाहर चला जाए तो राजनीतिक सीमा से दूर, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी, 19.2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र तक सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 200 न्यूटिकल्स माइल्स। 200 न्यूटिकल्स माइल्स, कभी कभी आएगा ऑप्शन में 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर आएगा। इसको एनएम का मतलब कहते हैं न्यूटिकल्स माइल्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन किसका है। संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं, यह कथन किसका है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिम्मरमैन का। किसका कहना है बाबू? जिम्मरमैन का कहना है। एक क्वेश्चन आएगा हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं, ये कथन किसका है, तो ये कथन है महात्मा गांधी का। किसका है? महात्मा गांधी का। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं, ये कथन किसका है? महात्मा गांधी का है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पूछा जाए कौन कौन होता है, तो याद रखिएगा जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। जैव संसाधन के अंतर्गत आप याद रखिएगा मनुष्य को। किसे याद रखिएगा? मनुष्य को याद रखिएगा, प्राणी को याद रखिएगा, वनस्पति को याद रखिएगा। किसके अंतर्गत? जैव के अंतर्गत। लेकिन अगर अजैव पूछ दिया जाए तो अजैव के अंतर्गत याद रखिएगा धातु को। किसे याद रखिएगा? धातु को याद रखिएगा, खनिज को याद रखिएगा। तो ये सब अजैव संसाधन है। तो संसाधन उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार का होता है, जैव और अजैव। जैव में मनुष्य, प्राणी, वनस्पति हो गया, अजैव में हो जाएगा आपको धातु, खनिज इत्यादि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि उपयोगिता के आधार पर, किसके आधार पर? उपयोगिता के आधार पर संसाधन जो होते हैं वो कितने प्रकार के? उपयोगिता के आधार पर जो संसाधन होते हैं वो भी होते हैं कितने प्रकार के? वो भी होते हैं 2 प्रकार के।
उपयोगिता, उपयोगिता के आधार पर संसाधन होते हैं दो प्रकार के। पहला कहा जाए तो नवीकरणीय संसाधन। कौन संसाधन? नवीकरणीय संसाधन। और दूसरा कहा जाए तो अनवीकरणीय संसाधन। दूसरा कहा जाए अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन में सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा इत्यादि। और अनवीकरणीय में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन में कहता है स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। लेकिन पूछ दिया जाए कौन कौन होगा, तो इसका हो जाएगा पहला नंबर में हो जाएगा व्यक्तिगत। पहला नंबर में क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत। दूसरा नंबर में हो जाएगा सामुदायिक। दूसरा नंबर में हो जाएगा सामुदायिक। तीसरा नंबर में हो जाएगा राष्ट्रीय। तीसरा नंबर में क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय। और चौथा नंबर में हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय। चौथा नंबर में हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय। अगर व्यक्तिगत संसाधन कहा जाए तो हो सकता है किसी का घर हो जाए, खेत हो जाए, खलियान हो जाए, तो ये व्यक्तिगत जो किसी खास व्यक्ति के हाथों में रहता है। सामुदायिक का मतलब पूरे समुदाय मिलकर रहता है। जैसे मंदिर हो जाए, जैसे क्या हो जाए? मंदिर। तो मंदिर क्या किसी एक का होता है? नहीं, पूरे गाँव का होता है ना। तो ये हो जाएगा सामुदायिक संसाधन। फिर मान लिया जाए राष्ट्रीय, तो राष्ट्रीय किसी देश के अंतर्गत, जैसे हो सकता है ताजमहल हो गया, चार मीनार हो गया, तो ये सब राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब देश से बाहर संसाधन, वो कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि स्वामित्व के आधार पर, किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार हैं? तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर आगे की बात किया जाए तो कहा गया है 10 नंबर क्वेश्चन में कि विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? तो विकास की स्थिति के आधार पर भी संसाधन के क्या प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन 4 प्रकार होते हैं? तो पहला अगर पूछ दिया जाए तो पहला याद रखिएगा संभावी संसाधन। पहला क्या रखिएगा? संभावी संसाधन। दूसरा याद रखिएगा विकसित संसाधन। कौन संसाधन? विकसित संसाधन। दूसरा क्या बोले? विकसित संसाधन। अगर तीसरा बात किया जाए तो तीसरा होता है भंडार संसाधन। कौन संसाधन? भंडार संसाधन। और चौथा बात किया जाए तो चौथा होता है संचित कोष संसाधन। संचित कोष संसाधन। तो ये होता है बाबू संसाधन जो होता है वह 4 प्रकार का होता है। किसके आधार पर? तो विकास के आधार पर। किसके आधार पर? तो विकास के आधार पर। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि बताइए कि मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य एवं अन्य प्राणी समुदाय कैसे संसाधन है? मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, अन्य प्राणी समुदाय कैसे प्रकार संसाधन है? तो इसका देखिए इसमें जीवन संभव है ना, इसलिए हम लोग इसको बोल देंगे जैव संसाधन। क्या बोल देंगे? जैव संसाधन बोल देंगे। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए चट्टाने, धातु एवं खनिज। चट्टाने, धातु एवं खनिज किस प्रकार के संसाधन है? तो क्या इसमें जीवन संभव है? क्या इसमें सजीव है? नहीं ना। तो इस प्रकार के संसाधन को हम लोग बोल देंगे अजैव संसाधन। कौन संसाधन? अजैव संसाधन बोल देंगे। अगला क्वेश्चन में 13 में कहा गया सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, वन प्राणी किस प्रकार के संसाधन है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, वन प्राणी किस प्रकार के संसाधन है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवीकरणीय। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवीकरणीय। कौन ऑप्शन? नवीकरणीय। जिसे एक बार प्राप्त करने के बाद हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं, उस प्रकार के संसाधन को कह सकते हैं नवीकरणीय संसाधन। अगला क्वेश्चन नंबर कहता है 14 में कि जीवाश्म किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? जीवाश्म किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो जीवाश्म जो होते हैं अनवीकरणीय संसाधन होते हैं, अनवीकरणीय। और जीवाश्म ईंधन कहा किसे गया है? तो जीवाश्म ईंधन कहा गया है कोयला को। किसे? कोयला को। पेट्रोलियम को। किसे? पेट्रोलियम को। और कहा गया है प्राकृतिक गैस को। किसे कहा गया है? प्राकृतिक गैस को। तो ये जीवाश्म ईंधन है। इन जीवाश्म ईंधन को कहा जाता है अनवीकरणीय संसाधन। क्या कहा जाता है? अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि बताइए बाग, बगीचा, तालाब, कुआं किस प्रकार का संसाधन है? बाग, बगीचा, तालाब किस प्रकार का संसाधन है? बाग, बगीचा, तालाब किस प्रकार का संसाधन है? तो बाग का मतलब किसी खास व्यक्ति का हो सकता है, बगीचा भी किसी खास व्यक्ति का, तालाब भी हो सकता है, कुआं भी हो सकता है। तो इस प्रकार के संसाधन को हम लोग कह सकते हैं व्यक्तिगत संसाधन। कौन संसाधन? व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत। लेकिन अगर वही तालाब या वही कुआं किसी समुदाय का हो जाता है, पूरे समाज का हो जाता है, तो उसको कह देते हैं हम लोग क्या? सामुदायिक संसाधन। लेकिन अगर किसी खास का रहेगा तो वो कहला जाएगा हमारा क्या जी? व्यक्तिगत संसाधन कहला जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि मंदिर, मस्जिद, शमशान घाट, सार्वजनिक पार्क, देखिए ये सामुदायिक भवन किस प्रकार का संसाधन है? तो क्या किसी खास व्यक्ति का है? नहीं ना, किसी खास व्यक्ति का नहीं है। तो इस प्रकार के संसाधन को बोलेंगे सामुदायिक संसाधन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामुदायिक संसाधन।
अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज, जल संसाधन, वन, वन्यजीव, समुद्री, देखिए 200 किलोमीटर का हरियाणा महासागरीय क्षेत्र किस प्रकार के संसाधन है। तो हमने कहा कि अगर ये भारत है तो भारत की राजनीतिक सीमा अगर ये जो 200 किलोमीटर का क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे राष्ट्रीय संसाधन। क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर ये 200 किलोमीटर से बाहर अगर कोई संसाधन यहाँ मिल जाता तो वो संसाधन को हम लोग राजनीतिक सीमा के अंतर्गत नहीं कहते बल्कि राजनीतिक सीमा से दूर कहते, तो वो हमारा हो जाता अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता। क्या होता था? अंतर्राष्ट्रीय। लेकिन अगर इसके अंदर पाया जाएगा, जैसे यहाँ कोई अगर संसाधन है और इसके अंदर पाया गया यहाँ, तो ये हमारा कहला जाएगा राष्ट्रीय संसाधन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन में कहा गया गुजरात के किस स्थान पर सौर ऊर्जा आधुनिक बड़े उपकरण स्तर पर लगाए जा रहे हैं। गुजरात के किस स्थान पर सौर ऊर्जा का आधुनिक उपकरण बड़े स्तर पर लगाए जा रहे हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भुज में। कहाँ? भुज में। अगला क्वेश्चन में कहा गया कि ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं जिन्हें उपयोग में लाए जाने की क्या है संभावना है। वैसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना है, उन संसाधन को हम लोग क्या नाम देते हैं। तो उस संसाधन को कहते हैं संभावित संसाधन। ऑप्शन नंबर ए। क्या कहते हैं? संभावित संसाधन। ऑप्शन नंबर ए, उसे क्या कहते हैं? संभावित संसाधन कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि ऐसे संसाधन जिसका सर्वोपरांत उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है। वैसे संसाधन जिसका सर्वोपरांत उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है, तो उस प्रकार के संसाधन को हम लोग क्या नाम देते हैं। तो उस संसाधन को संसाधन कहते हैं विकसित संसाधन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, विकसित संसाधन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि ऐसे संसाधन जो उपयोग हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में इन्हें भंडारित संसाधन के रूप में देखा जा सकता है, तो उस प्रकार के संसाधन को कौन सा संसाधन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सही, भंडार संसाधन। क्या कहते हैं? भंडार संसाधन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जाए कि वैसे संसाधन जो उपयोग हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के आधार स्वभाव में इन्हें भंडारित के रूप में देखा जाता है, तो इस प्रकार के संसाधन को कहते हैं भंडार संसाधन। क्या कहते हैं बाबू? भंडार संसाधन कहते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, देखिए रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन में कहा जाए कि 22 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि वैसे संसाधन जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। वैसे संसाधन जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, तो इस प्रकार के संसाधन को हम लोग कहते हैं संचित कोष संसाधन। संचित कोष संसाधन कहते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है 23 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि वैसे संसाधन जिससे सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं। मतलब वह संसाधन जिसमें सजीव के सारे लक्षण मौजूद होते हैं, तो किस में हो जाएगा? तो वो हो जाता है जैव में, क्योंकि जैव संसाधन के में सजीव का सारा लक्षण मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि निर्जीव वस्तुओं के समूह किस प्रकार के संसाधन आते हैं। तो बताइए निर्जीव किस में रहेगा? तो सजीव हो गया अगर जैव में, तो बताइए निर्जीव किस में होगा? तो वो अजैव में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 24 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला अगर 25 की बात किया जाए, 25 में कहा गया है कि वैसे संसाधन जिसे भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, मतलब उसे फिर से प्राप्त कर सकते हैं, तो इस प्रकार के संसाधन को क्या कहते हैं? इस प्रकार के संसाधन को नवीकरणीय संसाधन। क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि वैसा संसाधन जिसका विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है, जो पुनः चक्रीय नहीं है, मतलब उसे फिर से प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और प्रयोग करें तो उसको करोड़ों वर्ष लग जाता है, तो इस प्रकार के संसाधन को कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन में 27 में कहा गया है कि वैसा संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार में होता है। जैसे हमारा घर क्या किसी खास व्यक्ति के अधिकार में है? नहीं ना। तो हमारे घर को हम लोग क्या कह सकते हैं? व्यक्तिगत संसाधन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि वैसा संसाधन जिसका उपयोग समूह के लिए सुलभ होता है। वैसा संसाधन जो समूह, देखिए बात कर दिया, मतलब एक दो व्यक्ति नहीं, पूरे गांव की बात कर दिया, तो समूह से हम लोग क्या नाम रखें? सामुदायिक संसाधन। क्या रखेंगे? सामुदायिक संसाधन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि झारखंड, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में प्रचुर मात्रा में, मतलब भंडार सबसे ज्यादा कहाँ है ना? क्या है? किसमें? झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किस चीज का सबसे ज्यादा भंडार है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कोयला एवं खनिज। किसका? कोयला एवं खनिज का। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि बिहार किस खनिज में धनी है। मतलब बिहार जो है किस प्रकार के खनिज में सबसे ज्यादा। बिहार सोचिए, हम पहली बार नाम सुने कि बिहार भी जो है वह किसी प्रकार के खनिज में सबसे ज्यादा आगे है। ऐसे तो बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, तो वो हो जाएगा बाबू चूना पत्थर और पायराइट में। किसमें? चूना पत्थर एवं पायराइट में। चूना पत्थर एवं पायराइट में, हाँ, चूना पत्थर पायराइट में बिना बिहार जो है ना सबसे आगे है। अगला क्वेश्चन में कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश में, किस प्रदेश में? अरुणाचल प्रदेश में प्रचुर मात्रा में क्या उपलब्ध है?
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल संसाधन। क्या हो जाएगा? जल संसाधन। लेकिन क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि भारत में, कहाँ, भारत में उगते हुए सूर्य का राज्य किसे कहा गया? भारत में उगते हुए सूर्य का राज्य किसे कहा गया? तो वो भी कहा गया है अरुणाचल प्रदेश। किसे? अरुणाचल प्रदेश को कहा गया है। भारत में उगते हुए सूर्य का राज्य किसे कहा गया? अरुणाचल प्रदेश। लेकिन अगर पूछ दिया जाए एशिया महादेश में उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा गया है? तो जापान को कहा गया। किसे कहा गया बाबू? जापान को। किसे कहा गया है? जापान को। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि किस राज्य में सौर ऊर्जा का प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? मतलब सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा किस प्रकार के राज्य में सबसे ज्यादा है? तो याद रखिएगा राजस्थान में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? राजस्थान। अगला क्वेश्चन में कहा गया किसने कहा कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेट ही भरने के लिए कुछ नहीं? तो ये कहा था बाबू महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाए कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह किसने कहा था? संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह किसने कहा था? तो जिम्मरमैन ने कहा था। किसने कहा था? जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। किसने कहा था? जिम्मरमैन ने कहा था। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि बताइए, अगला क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में कौन नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित थे, मतलब जुड़े हुए थे? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन करवाया था किसने? किसके नेतृत्व में कराया गया था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन करवाया गया था मेधा पाटेकर के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। किसका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाबू बी, मेधा पाटेकर। अगर पूछा जाए कहाँ, मतलब कौन सा राज्य में, तो याद रखिएगा गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। कौन नदी पर? तो नर्मदा ही नदी पर। कौन नदी पर? नर्मदा ही नदी पर। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि बताइए कौन चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे? चिपको आंदोलन से कौन जुड़े हुए थे? तो चिपको आंदोलन संबंधित है पेड़ बचाओ आंदोलन से। किससे? पेड़ बचाओ आंदोलन से। चिपको आंदोलन संबंधित है पेड़ बचाओ आंदोलन से। तो यह इसका नेतृत्व करने वाले थे सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर ए, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा। 36 में कहा गया किसके द्वारा वर्षा जल संचय कर कृषिगत भूमि का विस्तार किया गया था? किसके द्वारा वर्षा जल संचय करके कृषिगत भूमि का विस्तार किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संदीप पांडे। किसके द्वारा? संदीप पांडे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि मानव एवं तकनीक की सूचनात्मक दोहन प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? मानव एवं तकनीक की सूचनात्मक दोहन प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है डाकों की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। डाकों की क्या कहा जाता है? अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया संसाधन के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लब ऑफ रोम का सम्मेलन कब हुआ था? संसाधन के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लब ऑफ रोम का सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1968 में। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। पूछ दिया जाए कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में हुआ था। रियो डी जेनेरो कहाँ है? ब्राजील में। रियो डी जेनेरो कहाँ है? ब्राजील में। और अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहाँ आयोजित किया गया? तो देखिए रियो डी जेनेरो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, रियो डी जेनेरो में। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 1997 ईस्वी में कहाँ आयोजित किया गया था? दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 1997 में हुआ था और कहाँ पे आयोजित किया गया था? वो तो आयोजित किया गया था न्यूयॉर्क में। कहाँ? न्यूयॉर्क में। कहाँ किया गया था? न्यूयॉर्क में कहा गया था। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि तीसरा पृथ्वी सम्मेलन 2002 में हुआ था और वो कहाँ आयोजित किया गया था? तीसरा पृथ्वी सम्मेलन 2002 में हुआ था और कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ है? ऑप्शन नंबर कहाँ हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जोहान्सबर्ग में। कहाँ हो जाएगा? जोहान्सबर्ग में। तीसरा पृथ्वी सम्मेलन जो 2002 ईस्वी में हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो जोहान्सबर्ग में हुआ। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि बताइए पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 43 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1972 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है।
आगे क्वेश्चन है कि दिसंबर 1997 ईस्वी में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए दिसंबर 1997 ईस्वी में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए सम्मेलन कहाँ किया गया था? तो यह सम्मेलन किया गया था बाबू क्योटो में। यह सम्मेलन कहाँ किया गया था? क्योटो में किया गया था। ग्लोबल वार्मिंग जो होता है वह किस गैस के लिए उत्तरदायी होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज़्यादा जो बाबू होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होता है। किसके लिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होता है। ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.03%। 0.03%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.03%। 0.03%। और यह जो हुआ था बाबू कि दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग जो हुआ था, याद रखिएगा जापान शहर में कहाँ हुआ था? जापान देश में कहाँ हुआ था? जापान में। और जापान का कौन सा शहर? क्योटो। जापान का कौन सा शहर? क्योटो में किया गया था। जापान का कौन सा शहर में किया गया था? क्योटो में किया गया था। कहाँ किया गया था बाबू? क्योटो में किया गया था। इसलिए सम्मेलन को क्योटो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। इसलिए सम्मेलन को क्योटो सम्मेलन के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो बेहतर लगी हो तो लोगों में इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।